एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस ऑफ बेस्टिल। और अंतिम में उन्होंने बेस्टिल फोर्ट्रेस में स्टॉर्म किया, वहां गया और जाकर के और वहां उन्होंने आर्म्स को ढूंढने की कोशिश की, हालांकि वो उनको वहां मिला नहीं। वो राजा जो है उसको जो है फोर्ट्रेस प्रिजन को रखने के लिए फोर्ट्रेस को यूज करता था। वहां केवल अपराधी रखे जाते थे और कुछ नहीं था, वहां कोई एम्युनिशन नहीं था। उस जगह में उनको आर्म्स एम्युनिशन नहीं मिला जिसकी खोज में वो वहां गए थे। उसके बावजूद ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह एक सिंबल हो गया, बेस्टिल फोर्ट्रेस एक सिंबल हो गया किसका? ओल्ड रेजिम का, वैसे इंस्टीट्यूशंस का जो कि जिसका जनता के साथ कोई संबंध नहीं है। अविश्वास की पराकाष्ठा थी और रिवॉल्यूशन यही हुआ, रिवॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ। यह जो है सो दोनों के बीच में, राजा और वहां का जो गवर्नमेंट और गवर्न के बीच में एक ऐसी अविश्वास, एक ऐसी खाई उत्पन्न हो गई थी जिसका जो है सो कहां से हो रहा है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसी क्रांति जो टोटल चेंज, ये टोटल चेंज मतलब एक पॉलिटिकल चेंज भी होगा, ये सोशल चेंज भी होगा और ये इकोनॉमिक चेंज भी होगा। समझ गए ना? चेंज इन ऑल स्फीयर ऑफ द लाइफ, सब जगह। समझ रहे ना? तो ये जो है सो एक जो बेस्टिल फोर्ट्रेस जो है या क्या है, एक सिंबल है, सिंबल ऑफ मोनार्की। ठीक है, उस तरह का गवर्निंग सिस्टम के अगेंस्ट में, उस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम के अगेंस्ट में, उस तरह का फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट में, जो प्रिवेलिंग फ्यूडल सिस्टम था, जो प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिस्टम था और जो प्रिवेलिंग वहां का पॉलिटिकल सिस्टम था, उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट था, रिवोल्ट फॉर टोटल चेंज। समझ रहे ना? और इसका एक सिंबल बना, बेस्टिल एक सिंबल है। समझ रहे ना? अपने आप में फोर्ट्रेस का स्टॉर्म्ड हो जाना, उसको डिमोलिश हो जाना कोई महत्व नहीं रखता है। इसका जो भी महत्व है हिस्टोरिकल है। क्यों हिस्टोरिकल है? क्योंकि यह जो था, यह जो किसके अगेंस्ट है? ये स्टॉर्म्ड, they demolished the political system of the France, they demolished the economic system of the France, they demolished the social system of the France। ये सब पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। समझ रहे ना? इसलिए इसका महत्व है। तो इवेंट एक इवेंट है। अब इसके कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? अविश्वास क्यों पैदा हुआ? हम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वहां का मोनार्क उस समय कौन था? मोनार्क था लुई 16। यह जो है सो बोरबोन डायनेस्टी का था। ये जो है सो 1774 में जो है वह वहां का रूलर बना, वहां का राजा बना 1774 में। जिस समय वो वहां का शासक बना तो उसकी जो पत्नी थी वो मेरी एंटोनेट थी। यह इसको मैडम डेफिसिट कहा जाता है। क्यों इसलिए कहा जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट थी, बहुत ज्यादा खर्च करती थी अपने जो फ्लैटर्स थे, इसके जो आसपास में जो इसके जो चटपाट लोग थे उन पर वो बहुत ज्यादा वो दौलत लुटाती थी। समझ रहे ना? तो इस कारण जो है सो इसका भी नाम लिया जाता है। और ये भी है दूसरी डायनेस्टी से जुड़ी थी, ऑस्ट्रियन डायनेस्टी से जुड़ी हुई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की वह प्रिंसेस थी और ये जो है सो मैडम डेफिसिट के नाम से जानी जाती है। इसका जो सेकंड नाम है मैडम डेफिसिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिस तरह की स्थिति में वो फ्रांस जूझ रहा था, जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो मेन कारण था, ठीक है, जनता सब कुछ सहने के लिए तैयार थी, राजा को भी सह ले रही थी, फ्यूडल सोसाइटी को भी सह रही थी, सब चीज को सह रही थी, समझ। लेकिन ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो बढ़ते जा रही थी, राजा जो है सो समाधान करने की कोशिश करे या ना करे, लेकिन जनता को ऐसा लग रहा था कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और अब हम आगे हम नहीं चल सकते हैं, इस व्यवस्था के साथ हम आगे चलने को तैयार नहीं है। समझ रहे ना? तो सबसे बड़ा इसका जो मेन जो कारण रहा वह इकोनॉमिक क्राइसिस का रहा। ठीक है, धीरे हम आते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ ये नाम जो है सो बहुत मैच करता है। समझ गए ना? इनकी सुंदरता पर नहीं कहा गया कि ये मैडम डेफिसिट है, बहुत ज्यादा खर्च करती थी अपने लोगों पर। स्थिति को देखते हुए भी कि फ्रांस की स्थिति जो है सो बहुत खास्ता हालत में है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है, बहुत ज्यादा डेट है इस पर फ्रांस पर, उसके बावजूद बहुत ज्यादा वो
लेविशली लाइफस्टाइल जी रही थी, बहुत ज्यादा खर्च कर रही थी, और इस कारण जो है सो ये नाम उनको दिया गया। समझ गए ना? स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, इसलिए इनको मैडम डिक्सित नाम दिया गया। क्या चैलेंजेस थे फ्रांस के सामने? क्या चैलेंजेस थे? आखिर क्यों इस तरह की स्थिति पैदा हुई? कोई चैलेंजेस थे? तो धीरे धीरे हम आने की कोशिश करते हैं। फ्रांस वाज फेसिंग ए माउंटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत ज्यादा, ऐसा थोड़ा मोड़ा नहीं था कि जिसको आप सुधार कर सकते थे, हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन के द्वारा हम उस स्थिति को कंट्रोल में करते, इस तरह की स्थिति नहीं थी। समझ रहे ना? और दूसरा जो है सो जो मोनार्क बना लुई 16, उसकी उम्र भी काफी कम थी, 20 साल का था। 1774 में वो जो है सो वहां का फ्रांस का मोनार्क बना। समय भी कम था, उम्र भी छोटा था, और उसको सर आपका वीडियो माइक दोनों ऑफ है। उसको विरासत में क्या मिला? उसको विरासत में मिला खजाना की खराब स्थिति। एक्सचेकर पर पहले से ही बहुत ज्यादा लोड था। जिस समय वो फ्रांस का शासक बना उस समय उसकी उम्र कम थी, और वह 1774 में बना। क्रांति कब होती है? 89 में होती है। समय भी उसके पास बहुत कम है, रिफॉर्म करने के लिए समय उसके पास कम था, अनुभव की कमी थी। दूसरा है सो उसको विरासत में मिला था बहुत विशाल इकोनॉमिक क्राइसिस जो उसका इंतजार कर रही थी। कारण क्या था इस इकोनॉमिक क्राइसिस का? कारण क्या था? लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर had drained the financial resources of the France। ये जो 7 इयर्स वार हुए उसके बाद जो है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जो फ्रांस का पार्टिसिपेशन रहा, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भी, के बाद भी वो जो है सो फ्रांस चाहता था कि जो अमेरिकन में जो कॉलेज लोग थे अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, फ्रांस चाहता था कि जो अमेरिकन कॉलेज में जो लोग रह रहे हैं उनको आज़ादी मिले, वो लोग जो है सो ब्रिटेन से अलग हों। ठीक है, वो बदला लेना चाहते थे। ये सारे जो हम जो ग्रेट पावर्स ऑफ जो यूरोप थे उसमें कौन कौन था? उसमें फ्रांस था, उसमें ग्रेट पावर्स में फ्रांस था, उसके बाद इंग्लैंड था, ठीक है, टर्की भी था, और इसके साथ जो है सो प्रसा था। जर्मनी के इंटीग्रेशन के पहले वो प्रसा था, ठीक है, प्रसा के नाम था। प्रसा के का ही इंटीग्रेशन बाद में हुआ, वो जो जर्मनी के रूप में हुआ, तो प्रसा था। ये सारे जो है सो इसके अलावा रसिया, ये भी है सो इम्पोर्टेंट पावर थे यूरोप के, और ये सारे मिल करके आपस में दोस्ती करके और दुश्मनी करके भी एक दूसरे का टांग खींचते रहते थे। इसका उद्देश्य क्या था? बैलेंस ऑफ पावर को बना करके रखना। वो चाहते थे कि यूरोप में कोई ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, इसलिए दुश्मनी भी वो कट्टरता के साथ निभाते थे और दोस्ती भी, जिसमें उनको फायदा होता था वो वही काम करते थे। समझ रहे ना? तो यहाँ उन्होंने क्या किया? यहाँ उन्होंने अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जो वहाँ की कॉलेज थी, 13 कॉलेज थी, उसको उन्होंने सपोर्ट किया ताकि वह ब्रिटेन से अपने आप को अलग कर सके, अपने आप को अमेरिका के स्वतंत्र देश के रूप में अपने आप को पहचान बना सके। इसके लिए उसकी स्थिति खराब थी, वित्तीय स्थिति खराब थी, उसके बाद भी उसने मदद किया। समझ गए? क्योंकि इस तरह की स्थितियां पहले भी होती रही है, पहले भी वो लोग इस तरह का काम करते रहा है। तो चूंकि पहले भी वो एक दूसरे को जो है सो एक दूसरे के अगेंस्ट में कंपटीशन, इस तरह की कंपटीशन की भावना थी उनमें, और वो बराबर उसमें भाग लेते थे। ठीक है, तो अपने देश की समस्या को इग्नोर करते हुए भी उन्होंने कॉलेज को मदद किया। इसके चलते क्या हुआ? इसके चलते इनका प्रॉब्लम और कंपाउंड हो गया। पहले से ही उनका जो वित्तीय बोझ था बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, और ये बढ़ करके करीब करीब 2 बिलियन वहां की जो करेंसी है, ठीक है, लिवरे, हाँ, ये जो है सो 2 बिलियन के लगभग में पहुंच गया। समझ रहे हैं?
ये बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। और इसी कारण जो था, जिन लोगों से इन्होंने लोन लिया था उन लोगों ने इंटरेस्ट को हाई कर दिया। तो इंटरेस्ट हाई कब होता है? इंटरेस्ट हाई उस स्थिति में होता है जब लोन देने वाला ये समझने लगता है कि मेरा जो लोन है, जिसको हमने लोन दिया है, वो लोन डूब भी सकता है। ठीक है, यानी बैड बैड लोन वो है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करता है, वह अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हाई कर देता है, बढ़ा देता है। फ्रांस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फ्रांस की स्थिति चूंकि दिनों दिन खराब होती जा रही थी, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी, इस कारण जो है उन लोगों ने वहां जो है सो उसका लोन का जो है इंटरेस्ट बढ़ा दिया और करीब 3% के आसपास में कर दिया। अब राजा के पास समस्या यह हो गई कि जितना उनको जो जो फिनेंशियल रिसोर्स था जिससे वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, वो सारा का सारा उनको जो है सो अपने जो लोन के जो इंटरेस्ट था उसको देने में समाप्त हो जाता था। तो फिर उनके पास समस्या हुई कि अपना जो काम है, अपना काम मतलब जो है जो रेगुलर जो एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग जो आर्मी है, कोर्ट है, रनिंग गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटीज है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? समझ गए ना? अब इनके पास जो लिमिटेड विकल्प रह गए। समझ रहे ना? ये तो समस्या का एक पक्ष हो गया। दूसरी कुछ और समस्याएं थी वहां फ्रांस में। समझ रहे हैं? जब होता है ना कि जब खराब समय आते हैं तो बैड टाइम नेवर कम्स एलोन, अकेले नहीं आता है, वो बहुत सारी चीजों को साथ में लेकर के आता है। फ्रांस में क्या हो रही थी? फ्रांस में वहां की जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही थी। समझ गए? 1715 में वहां की जो जनसंख्या थी वो करीब करीब 23 बिलियन थी, 23 बिलियन थी। फिर वो बढ़ करके वो जो है सो इसके आसपास में बढ़ करके 28 मिलियन के लगभग में हो जाती है। तो जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन के कारण जो होता है वो क्या हो गया, डिमांड सर्च कर गया था, डिमांड बढ़ गया था। ठीक है, डिमांड किसका? फूड ग्रेन्स का बढ़ गया था। और वहां के लोग जो है सो ब्रेड, वहां का जो स्टेपल फूड था, माने मेन फूड जो था वो क्या था? ब्रेड था। आम लोग जो है सो ब्रेड खाते थे, जो कॉमन पीपल था वो ब्रेड खाते थे। और पॉपुलेशन जो है सो वहां का सर्च कर गया, डिमांड बढ़ गया, और डिमांड के तुलना में वहां का सप्लाई नहीं बढ़ा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, उत्पादन नहीं बढ़ा। ठीक है, सप्लाई कंस्ट्रेन हो गया, सप्लाई कंस्ट्रेन। ठीक है, जो सप्लाई साइड था वह कंस्ट्रेन हो गया। तो जब सप्लाई साइड कंस्ट्रेन हो जाएगा और डिमांड जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? फूड ग्रेन्स का दाम, जो उसका जो प्राइस है वो हाइक करेगा, वो बढ़ेगा। और जब फूड ग्रेन का जो प्राइस हाइक करेगा तो फिर हमको दूसरे साइड पर ध्यान देना होगा कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो अधिकांशतः जो लोग थे वो तो पीजेंट थे या फिर लेबर थे। तो लेबर को उसके तुलना में वेजेस नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, जो मार्केट में जो हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जब सामान का दाम बढ़ना उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। जब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, चीजों का दाम एवरीडे जो जो हम जो जिन गुड्स का यूज करते हैं उनका दाम में जिस तरह से बढ़ रहा था, उस तरह जो है सो उनके वेजेस नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो गया, उनके पास बहुत सारी समस्याएं आने लगी। सबसे बड़ा समस्या थी कि वो सर्वाइवल क्राइसिस में जीने लगे। कैसे अपने आप को सर्वाइव रखें, कैसे अपने आप को, अपनी जिंदगी को बचा करके रखें, ये सबसे बड़ी चुनौती आने लगी। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ आज एक साइड के बारे में बता रहे हैं। यह इकोनॉमिक पार्ट हो गया, इसका इकोनॉमिक क्या समस्या आई। हम इन समस्याओं को और भी गहराई में जाकर के देखेंगे अलग अलग पार्ट में। अब उसके हम दूसरा जो है इसका सोशल पार्ट देखेंगे। सामाजिक स्तर पर क्या समस्या थी, राजनीतिक स्तर पर, पॉलिटिकल स्तर पर क्या समस्या थी। ठीक है, क्योंकि हमने बोला कि ये कौन थी? ये रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन का मतलब टोटल चेंज होता है, टोटल चेंज इन इकोनॉमी, टोटल चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम, टोटल चेंज इन सोशल हायरार्की, सब में चेंज। समझ रहे हैं ना? तो हम तो सिर्फ एक पहलू की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे क्राइसिस थे जो इसको कंपाउंड किए, जिसको और बढ़ाए। तो इस पर सिर्फ ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि वहां जो है जिस समय जो फ्रांस में जो स्थिति, इस तरह की स्थिति पैदा हुई, तो उसका कारण था कि वह बहुत बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा था। लेकिन इस वित्तीय संकट का कारण क्या था? ठीक है, वहां की आर्मी को या वहां के मोनार्क को अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करना ही केवल कारण नहीं हो सकता है। कोई भी देश जो है सिर्फ एक कारण के आधार पर वहां विद्रोह हो जाए, वहां जो है रिवोल्यूशन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं होता है। तो फिर दूसरा कारण क्या था? कहीं और जगह समस्या, कहीं और जगह भी थी समस्या, कहीं और जगह भी थी। समस्या ये हो सकती है कि राजा जो है सो इस समस्या का समाधान करने में अक्षम हो, पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि
राजा अगर समस्या का समाधान करने को उत्सुक था तो दूसरे सारे फैक्टर्स थे जो उसमें इम्पीडमेंट पैदा कर रहे थे, जो बाधा पैदा कर रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि राजा जो है सो किसी भी तरह से स्थितियों को बदले। समझ रहे ना? तो हमको सारे कारणों पर जाना पड़ेगा। यहाँ तत्काल में सिर्फ ये देखना है हमको कि जो वित्तीय आर्थिक समस्या वहां पैदा हुई उसके पीछे कुछ और भी कारण थे। जैसे 75 में 1775 में वहां फूड ग्रेन को लेकर के, वहां जो है फूड ग्रेन को लेकर के और एक तरह से रिवोल्ट की स्थिति आ गई थी। फूड ग्रेन का वहां जो है स्वभाव हो गया था, मार्केट में प्राइस काफी बढ़ गए थे, लोकल स्तर पर भी वहां जो है एक तरह से अपसर्च की स्थिति थी। लोग जो है सो वहां जो है सो रिवोल्ट करना चाहते थे। तो ये स्थितियां लगातार आ रही थी, फ्रिक्वेंटली इस तरह की स्थितियां आ रही थी, या पहली बार नहीं हुई थी ये। ठीक है, उस तरह से 1788 में भी आई थी, वहां फेमिन हुई थी और उसके तो बहुत सारे लोग स्टार्व टू डेथ भूख के कारण मर गए थे वहां। तो इस तरह की स्थितियां जो है सब फ्रिक्वेंटली आ रही थी, यानी कहीं ना कहीं सिस्टम में भी फॉल्ट था। मेरी बात समझ रहे हैं? क्रांति जो है सो अंतिम में कोई विकल्प नहीं बचता है तब वहां की जनता क्रांति करती है, कोई विकल्प नहीं बचता है। तो समझ रहे हैं ना? अपने अस्तित्व के लिए यहाँ जो है सो फिनेंशियल क्राइसिस अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस में, अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस के लिए हो रहा है। अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए फ्रांस के लोगों को लगता है कि कोई विकल्प नहीं है, हमको जो है सो मोनार्की को समाप्त करना होगा, हमको जो प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ द सोसाइटी है उसको समाप्त करना होगा, हमको जो है सो जो प्रिविलेज्ड ग्रुप है सोसाइटी में उनको समाप्त करना होगा। समझ रहे ना? हमको पूरी व्यवस्था को ही सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि हमको बार बार इन समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। फ्रिक्वेंटली सारी समस्याएं आ रही है, हमेशा जो है सामान का दाम बढ़ जा रहा है, महंगाई से हमेशा सामना पड़ रहा है। हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन सामान के दाम में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जा रही है। मौसम में कभी भी और डिवेंट की स्थिति आती है तो स्थिति में जो है सो वहाँ स्टार्वेशन बढ़ जाता है, भूखमर से लोग मरने लगते हैं। तो इस क्राइसिस का कारण क्या है? कारण जो है सो सिर्फ इसका जो है सो इकोनॉमिक कारण नहीं है, कारण इसका कुछ और है, और वह जो है सो सामाजिक कारण है, सोशल सिस्टम ऑफ द फ्रांस। क्या था वहां सोशल सिस्टम में? फ्यूडल सिस्टम था, और ये जो फ्यूडल सिस्टम के अंदर जो है सो समाज जो है सो 3 क्लास में बटा हुआ था। सबसे ऊपर जो था क्लर्जी थे, नोबल्स थे, और सबसे नीचे जो था वह थर्ड क्लास था। और इसमें जो है सो सामान्य लोग आते थे, सामान्य वर्ग के लोग आते थे, इसमें पीजेंट थे, इसमें जो मिडिल क्लास के लोग थे जो नया इवॉल्व किया था। तो इन सारे लोग थे, यहाँ लेबर ग्रुप के लोग थे, सारे जो लोग थे वह है सो वो तीसरे दर्जे के लोग थे। पहला दर्जा के जो लोग थे वो किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करते थे। नोबल्स लोग जो थे वो राज परिवार के अंश होते थे, वो भी कोई टैक्स पे नहीं करते थे, सरकार को कोई टैक्स नहीं देते थे। जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो देना पड़ता था वहां के सामान्य लोगों को। समझ रहे ना? तो यहाँ पूरी की पूरी समस्या की जड़ कहाँ जा रही है? जड़ जा रही है वहां का जो सोशल हायरार्की है, वहां की जो सामाजिक संरचना है, उसमें सारी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं इसी जगह है। और यह तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि उनके जो प्रिवेलिंग सिस्टम था उसमें कोई मेजर चेंज आता। समझ रहे ना? तो उसके लिए क्या प्रयास कर सकता था? उसके लिए वहां का मोनार्क के प्रयास कर सकता था कि जितने जो लोग थे सबको टैक्स नेट के तहत लाता। इससे क्या होता कि जो कॉमन पीपल था उस पर लोड कम होता। तो क्या वहां की जो सरकार, वहां के जो किंग थे, मोनार्क था, वो क्या उसने उसके लिए प्रयास नहीं किया? हाँ, उसने प्रयास किया, उसने प्रयास किया। ठीक है, उसने अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे उनको उन्होंने यहाँ 2-3 ठो का नाम है, बता देते हैं। तुर्गो है, नेकर है, इसके अलावा कॉलोन है, ये फाइनेंशियल एडवाइजर थे। उनको उन्होंने बहाल किया और कोशिश की कि स्थिति में परिवर्तन आए, टैक्स नेट हमारा बढ़े, हमारा जो है रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम है वो है सो रिवैम्प करे, उसमें सुधार हो, आम आदमी पर बर्डन कम पड़े। आम आदमी को वो नहीं टच करना चाहता था, वो चाहता था कि समस्या का समाधान जो है वह क्लर्जी क्लास से लेकर के और नोबल जो है उनको टैक्स नेट में ला करके और इस समस्या का समाधान करें। लेकिन
जो नोबल क्लास के जो लोग थे, जो क्लर्जी लोग थे, वो लोग जो है सो अपने प्रिविलेज्ड, उनको जो प्रिविलेज मिला हुआ था उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोले कि नहीं, हम किसी कीमत पर इसको नहीं छोड़ेंगे, जो प्रिवेलिंग सिस्टम चली आ रही है वह व्यवस्था बनी रहेगी। और राजा जो है सो, राजा में इतना समर्थ नहीं था कि वह उन चीजों का विरोध कर पाता। समझ रहे ना? तो राजा जो है सो हो गया। तो राजा क्या है, स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया। हम उन सारे पॉइंट को भी हम बताएंगे, ठीक है, जब हम